प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिना नतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Hello, good afternoon, friends, and we are back with Atha Vibhuti Pad. We started with Vibhuti Pad on in our last class, और विभूति पाद के हमने 3 सूत्र किए: धारणा, ध्यान और समाधि। देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, तदेवार्थ मात्र निर्भासम, स्वरूप स्वरूप शून्यमीव समाधि। ये हमने 3 सूत्र किए। उसके बाद 3.4 में आगे पतंजलि कहते हैं त्रयम एकत्र संयमः। त्रयम एकत्र संयमः यानी ये तीनों को मिलाकर संयम कहा जाता है। ये तीन मिलकर संयम बनते हैं। द थ्री टुगेदर इज संयम और संयम। इट्स अ टेक्निकल वर्ड डिफाइनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये तीनों जब एक रूप हो जाते हैं या बिल्कुल लग के आते हैं और हम समाधि अवस्था में एंटर करते हैं, इसको संयम कहते हैं। संयम इज अ मीन्स ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज एंड कंट्रोल ओवर द थिंग दैट यू हैव कॉन्टेम्पलेटेड ऑन। तो जिसकी हमने धारणा की थी, संयम से हम उसके साथ ही एक रूप हो सकते हैं। धारणा इज एक्सटर्नल टू ध्यान। अब देखो, धारणा अगर ध्यान के साथ कंपेयर किया जाए तो धारणा ये ध्यान से का बहिरंग है। माइंड इज जस्ट एज माइंड इज एक्सटर्नल टू इंटेलिजेंस, ध्यान इज एक्सटर्नल टू समाधि, जस्ट एज इंटेलिजेंस इज एक्सटर्नल टू कॉन्शियसनेस, एंड समाधि इज एक्सटर्नल टू संयम, यानी कॉन्शियसनेस इज एक्सटर्नल टू द सियर। ये बात ध्यान में आई आपके? हाँ, ध्यान का बहिरंग है धारणा, समाधि का बहिरंग है ध्यान, और संयम का बहिरंग है समाधि। इंटीग्रेशन ऑफ द माइंड, इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस इज संयम। तो धारणा, ध्यान, समाधि में हम मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों चीजों को हम एक रूप कर देते हैं। इसको ही संयम कहते हैं। अब उसके बाद प्लीज स्टॉप मी, हाँ, अगर कुछ मिस हो गया या कुछ लिखने का रह गया या कुछ भी पूछना है या कोई बात ऐड करनी है मैं जो भी बता रही हूँ, तो मुझे तुरंत रोकना, अदरवाइज आई जस्ट गो इन अ फ्लो। उसके बाद 3.5 में वो बताते हैं कि संयम करने का फायदा क्या होता है। जैसे उन्होंने 5 यम, 5 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सबके जैसे वो फल देते गए, वैसे वो संयम का फल बताते हैं। तत् तज्जयात प्रज्ञा आलोक, तज्जयात प्रज्ञालोक, ऐसे कह सकते हैं, या तज्जयात प्रज्ञा आलोक 3.5 में। तो बेनिफिट ऑफ संयम: बाय मास्टरिंग संयम द लाइट ऑफ नॉलेज डॉन्स। तज्जयात, तब जाके, ओके, मास्टरी, जयात का मतलब है जय पाने के बाद, आफ्टर यू हैव गेन्ड मास्टरी, प्रज्ञा का आलोक होता है या प्रज्ञालोक होता है। तो ये बाय मास्टरिंग संयमा द लाइट ऑफ नॉलेज डॉन्स, प्रज्ञा जागृत होती है। सुपरनॉर्मल नॉलेज एंड पावर्स आर गेन्ड। तो ये वाला जो प्रज्ञा आलोक है ना, ये हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का या रोज के जिंदगी के का प्रज्ञा के बारे में वो नहीं बात कर रहे, अलौकिक प्रज्ञा के बारे में वो बात कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द संयम। और संयम हमने किया है, जिस चीज की हमने धारणा की थी, जिस पर हमने समाधि प्राप्त की है, इसे कहते हैं संप्रज्ञात योग। ठीक है। इट सीम्स एज इफ द नोअर merges with the known. The two do not appear to be separate. This is the characteristic of samadhi.
The samapatti of the tattvas, that is grahya, grahana and grahitru, happens as a step towards kaivalya. तो समाधि प्राप्ति के बाद, उसके बाद समापत्ति की शुरुआत होती है। और समापत्ति का भी अगर हम कहे कि समापत्ति का भी संयम हो गया तो डायरेक्ट कैवल्य है। हाँ, यहाँ पे जस्ट अब हमारा चित्त बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल शांत हो चुका है। अब वहां पे कोई वृत्ति नहीं है, कोई चलन नहीं है, कोई गति नहीं है, और अब हम समापत्ति के लिए तैयार है। बस यही, इतना ही अर्थ होता है उसका। ऑलराइट, उसके बाद आगे वो कहते हैं 3.6। पहले मुझे मेरा नोट्स निकालने दो। 3.1, 3.6 में वो कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य यानी वो करने के बाद, यानी क्या, संयम प्राप्त करने के बाद, भूमिषु, भूमिषु का मतलब होता है डिग्री और स्टेप वाइज, यानी एक के बाद एक, क्या कहते हैं, क्रमशः, एक के बाद एक क्रम से विनियोग, अप्लीकेशन करना है। हाँ, अब क्या करना है, कैसे करना है, अभी बताती हूँ। संयम होने के बाद भूमि शुरू, यानी स्टेप बाय स्टेप विनियोग करोगे, यानी अप्लाई करोगे। संयम तस्य इज टू बी अप्लाइड टू द स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस। तो जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं वहां पे संयम का उपयोग करेंगे हम, अगले कदम कदम पर उसका उपयोग होगा। अब देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ संप्रज्ञात योग यानी ग्राह्य समापत्ति, सेकेंड स्टेज बनता है ग्रहण समापत्ति, और थर्ड स्टेज बनता है ग्रहित्रु समापत्ति। तो ये तीन चीजें हैं। ग्राह्य समापत्ति में क्या हो गया है, हम संयम पा चुके हैं, यानी जो हमारा विषय है, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने संयम किया है, धारणा ध्यान समाधि किया है, उसके साथ एक रूप हो गए हैं। राइट, सो इट इज एनग्रॉसमेंट और बिकमिंग वन विथ द ऑब्जेक्ट, दैट इज ग्राह्य समापत्ति। उसके बाद आएगा ग्रहण समापत्ति, यानी जो भी हमारे इंद्रिय है उसके साथ भी एक रूप हो जाना, विद द सेंस ऑर्गन्स। और ग्रहित्रु समापत्ति है विद द सब्जेक्ट, यानी हमारा जो विषय है, हमारा जो रिसीवर है, उसके साथ हम एक रूप होते हैं। और सबसे उच्च अवस्था जो बनती है, विनियोग बोल रहे हैं ना हम, स्टेप वाइज बोल रहे हैं, तो एक एक चीज होने जाती जा रही है। सो पहला जो मैंने बताया कि विषय, जो धारणा का विषय है हमारा, उसके साथ एक रूप होने के बाद हमारे इंद्रिय पूरी तरह से मनातीत, हम पूरी तरह बुद्धितीत, सब कुछ पूरी तरह से हम विड्रॉवल में जाते हैं, और ग्रहित्रु में हम विषय के साथ एक रूप हो जाते हैं। और इसका हाईएस्ट स्टेज इज विवेक ख्याति, और इसका परिणाम रूप इज डिस्क्रिमिनेटिव एनलाइटनमेंट। ओके, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, विवेक ख्याति प्राप्त होती है। All this happens in a sequence, in stages. Samyama can be applied in various spheres, therefore apply wisely. ये बीके एस अयंगार ने अपनी किताब में लाइट ऑन योग सूत्रस में दिया है। मैंने ये शायद इसलिए यहाँ पे नोट किया है क्योंकि ये जो धारणा ध्यान समाधि है, ये हम किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं, वैसे भी करते ही है। राइट, अगर अ, देखो, कोई टेररिस्ट है, वो भी धारणा ध्यान समाधि ही कर रहा है। ऑलराइट, अगर हमारा कोई एम्बिशन है तो वहां पे भी हम धारणा ध्यान समाधि ही कर रहे हैं। तो ये जो बात है, इस बात को अच्छी तरह से समझो और सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करो। तो विनियोग जो करना है, जो एप्लीकेशन करना है, वो बहुत, या अप्रोप्रिएशन भी कहते हैं इसे, ये बहुत सोच समझ के करना है। ईश्वर प्रणिधान विद गॉड्स ग्रेस, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट में कम इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेजेस। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कही गई है कि ये इतने स्टेप वाइज न जाते हुए भी
अगर सिर्फ ईश्वर प्रणिधान है, अपनी बोली भाषा में हम इसे भक्ति योग कहेंगे। अगर ये भक्ति है, अगर ईश्वर प्रणिधान है, तो वैसे भी आध्यात्मिक संपूर्णता जिसको हम कहेंगे, या समाधान कह लो, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ये हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेजेस। इवन इफ एनलाइटनमेंट ऑफ द लास्ट स्टेज इज गेन्ड, द लोअर स्टेजेस कैन बी इजीली डेवलप्ड। सो व्यास कहते हैं, योगेन योगो ज्ञातव्य, योगात परवर्तते, यो प्रमत्तस्तु, योगेन स योगो रमते चिरम। यानी योगा इज टू बी नोन, अब मैं योगा कह रही हूँ, योग कह लो, योग इज टू बी नोन बाय योग, योग इज द टीचर ऑफ योग, द पावर ऑफ योग मैनिफेस्ट थ्रू योग अलोन। ही हु डज नॉट बिकम केयरलेस, नेग्लिजेंट और इनअटेंटिव, he alone rests in yoga and enjoys the yoga. ऑलराइट, तो ये बहुत ही फेमस सेइंग है एक्चुअली योग के बारे में। तो योग से ही योग होता है, योग में ही योग होता है, योग का पूर्णत्व भी योग से ही है, और सारे फल भी योग से मिलते हैं, और सारा सुख भी योग में ही समाया हुआ है। इज हे दिस? हे जे आहे ना, हे सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषदातलं आहे. हो का? सौभाग्य हा लक्ष्मी उपनिषद, हा. लेट मी जस्ट मेक अ नोट ऑफ दॅट। हम्म. मला हे अरण्यामध्ये सापडलं, सौभाग्य। योगेन योगो ज्ञातव्यो, योगे योगात प्रवर्तते, योग प्रमस्तस्तु, योगे योगेन स योगो रमते चिरम. चिरम। ओके, सौभाग्य लक्ष्मी स्तोत्र का हो. मे बी इट्स टेकन फ्रॉम दिस। जितने भी मेरे हिसाब से जानवी जी, जितने भी श्लोक है और जितने भी मतलब देवी देवताओं की स्तुतियां है ना, ये इन शास्त्रों के बहुत बाद आया है। ऑलराइट, तो अगर व्यास भाष्य में व्यास ने ये कहा है, तो वहां से सौभाग्य लक्ष्मी के श्लोक में शायद उन्होंने लिया होगा। बट इट डजेंट मैटर, ना अर्थ बदलता है ना महत्व। हाँ, किसी ने भी कहने दो, कहीं भी कहने दो। तो ये बात आई, तस्य भूमिषु विनियोग। इज दिस क्लियर? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूत्र विच इज 3.7। 3.7 में वो कहते हैं, त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यः। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। त्रयम यानी धारणा ध्यान समाधि, अंतरंग इंटरनल ऑफ द माइंड एंड हार्ट, पूर्वेभ्य इज रिलेशन टू द प्रिसीडिंग। बोला तो 5 अंग को लग के भी ये एप्लीकेबल है। दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ योगा आर इंटरनल और इंटीमेट देन द प्रीवियस 5 डील विद द सीन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बट दीज 3 आर मोर कंड्यूसिव टू संप्रज्ञात, सम अधिप्रज्ञा, इसको संप्रज्ञात कहते हैं। दैट इज क्लियर नॉलेज ऑफ द तत्वस gained through dharana and held and retained through dhyana and samadhi. दिस इज संप्रज्ञात योग। तो वो कहते हैं आगे जो, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसको वहां पे वस्तु और विषय, मतलब ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, मैं और मेरा विषय, इस तरह से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट था, जो दिखता है, जो समझता है, जो चलता है, जो हिलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो 3 है, ये सम प्रज्ञा, यानी सम यानी इक्वल, एंड प्रज्ञा इज विजडम। तो ये प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए ये ज्यादा सही है। क्या? धारणा ध्यान और समाधि, इसी को कहते हैं संप्रज्ञा। एक बात ये जब पढ़ते हैं, तो एक बात ध्यान में आती है, अष्टांग योग दिए गए हैं, लेकिन वो कोई स्टेजेस में नहीं है कि आप यम कर लो, फिर नियम कर लो, फिर आसन कर लो, फिर प्राणायाम कर लो। इट इज नॉट सीक्वेंशियल। आप कोई भी अंग ले लो, उसके अंदर अगर आप आसन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पे आपकी प्राण प्राण धारणा, शरीर धारणा, श्वसन धारणा अपने आप हो ही रही है। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग इट? दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड, even though he's saying 8 अंग, but they are like 8 parts of a tree, the leaf and the branch and the fruit and the flower, and the trunk of the tree. It's all interconnected. It's not like, one leading to another. That's what comes across when we reach
टू दिस पॉइंट ऑफ दी सूत्रस। तो धारणा ध्यान समाधि है। कोई होते हैं लोग जो आसन शायद नहीं करते हैं, प्राणायाम शायद नहीं करते, हम यम नियम को ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, देश काल हर जगह पे तुमको वो करना ही है। हाँ, वो महाव्रत है, तो वो तो करना ही है, उसके बगैर योग हो ही नहीं सकता। लेकिन आप धारणा ध्यान समाधि यम नियम का पालन करते हुए, अगर आप योगा क्लास नहीं जाते, आसन प्रैक्टिस नहीं करते, प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं करते, तो संयम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेडिटेशन में बैठ जाओ। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि पतंजलि ने इतना डिटेल में हर स्टेप को अलग से समझाया है, धारणा ध्यान समाधि। लेकिन ये जब होता है ना, तब क्षण में होता है। विद इन नो टाइम सडनली यू विल शिफ्ट फ्रॉम धारणा टू ध्यान टू समाधि, and you will remain in that state of samadhi. This happens automatically and it happens in no time. उसको नहीं तो भाष्यकारों ने कम से कम ये कह दिया होता कि नहीं, आपको आसन की प्रैक्टिस 3 महीने करनी है, फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस 6 महीने करनी है, या धारणा की प्रैक्टिस जो भी है 3 महीने या 4 महीने करनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राइट। और इसको हम समझ ले, समझना हमको इतना है, अगर actually practically speaking, for us who are sansari people, all we need to understand is we need to meditate every day. धारणा में प्रयत्न है, धारणा हम करेंगे, ध्यान और समाधि परिणाम रूप अपने आप होगा। It will just happen on its own. We don't have to put in any effort over there. All right, this is the first thing. और कैसे पता चलेगा कि हमारा समाधि अवस्था? प्रज्ञा का आलोक जरूर होगा। All right, so that enlightenment, that wisdom, that discriminatory power of the mind, the clarity in our thoughts, the quick decision making, all these will be expressed, and you will know that it has happened. All right, but we don't really need to know also. Okay, we just live wisely. That is all that is needed. All right. Having said that, let's move on to 3.8। 3.8 में वो कहते हैं, तत अपि बहिरंग निर्बीजस्य, तत अपि बहिरंगम निर्बीजस्य, यानी संयम इज एक्सटर्नल। बहिरंग है किस चीज का? सीडलेस का। यानी कि संयम इज एक्सटर्नल व्हेन कंपेयर टू निर्बीज समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि ये असंप्रज्ञात समाधि का बहिर अंग है, बाहर का अंग है। सो इट इज एक्सटर्नल टू निर्बीज और असंप्रज्ञात समाधि। द संयम the Sanyam, though internal compared to the previous 5, are still external to Nirbija. तो समाधि हो गई तो अरे हो गया, ऐसा नहीं समझना। ये पतंजलि यहाँ पे समझा रहे, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि आपकी हो गई है, संयम आपका हो गया है, यानी ये सबीज है। फिर भी ये सबीज है। तो सबीज जो होता है, जहाँ पे बीज रूप पूर्व संस्कार जो है हमारे, ये बीज रूप में अभी भी शेष है, यानी बाकी है। तो यहाँ पे दी एंड नहीं आया, हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। We have not reached the destination. So, sabij is external to nirbij. Or you can say samprajnat is external to asamprajnat. So he is just clarifying it. All right. The samyam, through though internal compared to previous 5, are still external to nirbija. That is, all 8 are sambij या samprajnat. ये जो अष्टांग योग है, ये सब सबीज है, ये सब संप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात और निर्बीज will be attained when the 3 are also absent. जब ये भी समाप्त हो जाएगा, धारणा ध्यान जब संयम ही चला जाएगा, तब जाके निर्बीज होगा। ओके। एज फार एज चित्त वृत्ति इज कंसर्न, संप्रज्ञात एंड असंप्रज्ञात बोथ आर योग
समाधि और कंसंट्रेशन. द ओनली डिफरेंस इज असंप्रज्ञात हैज नो आलंबन और रेफरेंस एंड संप्रज्ञात डज. तो फर्क क्या है? प्रत्यय का फर्क है. प्रत्यय का मतलब होता है एक्सपीरियंस. ओके. तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में अगर हम फर्क और एक अगर एक तरह से अगर हम समझना चाहे, तो संप्रज्ञात जो है वो किसी न किसी चीज का आधार लेता है. या तो सांसों का आधार लेगा, या शरीर का आधार रहेगा, या ईश्वर का आधार रहेगा, लेकिन आधार हमेशा ही रहेगा. हम मेडिटेशन करते हैं, बिना आधार के नहीं करते. हम्म? तो वो सबीज है. सबीज का मतलब होता है आधार के साथ, और निर्बीज का मतलब है आधार रहित. जब कुछ है ही नहीं, तो तुम किस चीज का आधार लोगे? राइट. तो वो अपने आप निर्बीज बन जाता है, या असंप्रज्ञात बन जाता है. ऑलराइट. या योगा टीचर्स को आपको ये मैं जो भी बोल रही हूँ, ये बहुत ही इजीली ग्रास्प होता होगा. बाकियों को शायद नहीं, पर कोई बात नहीं. सुनते सुनते धीरे 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 बात समझ में आती है. ऑलराइट. ये चीजें बार बार जब पढ़ने में आती है, तब समझ में आती है. अब देखो, जैसे जानवी जी ने कहा कि कौन सा उन्होंने कहा, सौभाग्य लक्ष्मी स्तोत्र में ये योग का जो मंत्र है ये दिया गया है. और व्यास सुभाष्य में अरण्य ने और व्यास मुनि का ट्रांसलेशन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है. अब वो सौभाग्य लक्ष्मी घर घर में पढ़ी जाती है. राइट. लेकिन अब पतंजलि योग सूत्र के टाइम वही बात रेफरेंस में आती है. सो इट्स परफेक्टली ऑलराइट. सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद म्हणाली ती. उपनिषद म्हणाली का स्तोत्र म्हणाली? नाही नाही, उपनिषद म्हणाली ती. उपनिषद म्हणाली का? हो हो, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद आहे? मलाच मी माहित पण पहिल्यांदाच हो ऐकलं, पण ती हो उपनिषद. उपनिषद आहे, कारण मी इथं स्पेशली लिहून ठेवलंय म्हणून. हो का? हा. आणि ते अ, पायोच वगैरे देतात ना, त्याचं इथे सौ ल उ असं दिलेलं आहे, सौभाग्य लक्ष्मी हा. उपनिषद, आणि पुढे क्रमांक 5 दिले. पण सौ सौ आणि लूचा मतलब सौभाग्य लक्ष्मी होतं का? सौ आणि हो लचा? हो, नक्की. आपण जेव्हा वाचलं ना, तेव्हा मी तिथे काही काही ठिकाणी लिहून ठेवलेलं. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. यस, हम इसका इस उपनिषद का खोज करेंगे. ऑलराइट. 211 मुख्य उपनिषद है, पर लेकिन 200 से भी ज्यादा उपनिषद लिखे गए हैं. और योग उपनिषद भी काफी सारे हैं. ऑलराइट. अलग अलग बिंदु उपनिषद और बहुत सारे हैं योग उपनिषद भी. तो कहीं पे होगा, कोई बात नहीं. ऑलराइट. सो तदापि बहिरंग निर्बीजस्य, भूलना नहीं. पतंजलि हमें वार्निंग दे रहे हैं. अभी तक आपने जितना भी समझा है, सब आधार के साथ था, सब संप्रज्ञात था, और सब सबीज था. हाँ, अभी निर्बीज नहीं हुआ है. ऑलराइट. ओके. ऑलराइट. आई थिंक I will not take up the next sutra. We will start with the book. क्योंकि व्युत्थान निरोध संस्कार हो, ये जो अगला सूत्र है 3.9, पता नहीं क्यों जब आपको पढ़ के लिए आपके साथ में ये पढ़ूंगी तब मुझे ध्यान में आएगा. पर ऑलमोस्ट 2 पेजेस भर के कुछ लिखा है मैंने. ऑलराइट. एंड आई हैवंट रिवाइज्ड इट. आई विल रिवाइज इट एट द सेम टाइम. कल हम इसे पढ़ेंगे तो देन वी विल नो. ऑलराइट. आहे बर का, सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद आहे आहे. का? अरे वा. आहे. ओके. ऑलराईट. नेटवर बघितलं मी. ऑलराईट. विकिपीडिया मध्ये सापडलं? हो कारण हो. हा, मग त्याच्यामध्ये संक्षिप्त दिलं असेल की हम्म. सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद किस चीज के बारे में है. वैसे नाम ही एक्सप्लेनेटरी लग रहा है. हाँ, लग रहा है बरोबर. ऑलराइट फ्रेंड्स. तो धारणा ध्यान समाधि हम रोकते हैं अभी. ऑलराइट. तो जानवी ने जो रिक्वेस्ट की थी कि भाई श्वेत पढ़ने लीजिए आप, तो मेरे पास मैंने ढूंढी तो 3 किताबें निकली. उसमें से एक है श्वेत स्पीक्स द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल. दूसरा है श्वेत का द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी, ये दूसरी किताब है. और तीसरी है द मैजिकल अप्रोच. अच्छा, मैंने खुद पढ़ के 10 साल के ऊपर हो गए हैं. सो यू गाइज विल हैव टू बेयर विथ मी. मुझे रिकॉल होते जाएगा थोड़ा बहुत. जो आत्मसात हुआ है वो जरूर याद आएगा. लेकिन जब मैं ये किताबें फिर से एक बार थोड़ा सा
I was, yes, Smita, which one do you have? Sage Speaks, right? And that's the book we are taking up today. Yes, wonderful. Yeah. लेकिन while I was going through all the three books, मैं तीनों जब देख रही थी, सबसे छोटी जो इसमें है और वो है द मैजिकल अप्रोच, ये मुझे सबसे अपील हुई। और 1 मिनट को मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, यही पढ़ते हैं। देखो, हर चीज को अप्रोच तो हम करते हैं, है ना? अप्रोच किए बगैर कोई काम ही नहीं होगा। जब तक हम किसी चीज को हाथ में नहीं लेंगे तो कुछ करेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो होगा नहीं। लेकिन मैजिकल अप्रोच क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, लेकिन अभी नहीं लूंगी। बाद में जब मैंने ये बाकी 2 किताबें देखी, तो आई थिंक इस ग्रुप के लिए, हमारे सबके लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत है, पहले शेत को पहचानो, उनको जानो। या शैलजा, उनसे डरना बंद करो। There is no need to fear him. You will find him as such a loving old man, such a loving old soul. You will actually fall in love with his character. So let's start with Seth Speaks, the eternal validity of the soul, right? Shmita, that's the one we said, right? Yeah. I got a little mixed up with both. तो लेखिका का नाम यहाँ पर जेन रॉबर्ट्स दिया है। जेन उनका नाम है, रॉबर्ट्स उनका सरनेम है। उनके पति का नाम है रॉबर्ट एफ बट्स। ओके, तो देखेंगे कैसे इन्होंने, इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। और किताब के स्टार्टिंग में मैरियन विलियमसन से लेकर दीपक चोपड़ा जी से लेकर लुइस हे, रिचर्ड बाक, सबने, काफी बड़े बड़े लोगों ने इस किताब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। जैसे रिचर्ड रिचर्ड बाक, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनकी मैं उनकी बातों को, मतलब हर शब्द एक रत्न जैसा जिनका होता है, वो खुद लिखते हैं क्वाइट सिंपली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। और ये मेरी भी भावना है कि राइट, जैसे स्मिता जी कंफर्म करेंगी कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डॉक्टर न्यूटन ने हमको दिया था। डॉक्टर न्यूटन ने हमसे कहा था कि शेत की किताबें पढ़े। एंड उषा, राइट, आई कीप फॉरगेटिंग हर नेम, स्मिता, उषा, राइट, या। So she was the one no, not Dr. Newton. It was Usha who introduced us to this Seth. They Right? both mentioned, but They Usha both took mentioned, yeah. But Dr. Newton's reference list contains this name, right? काय झालं उषा आणि पीएमसी वाले पण सांगतात की शेतची बुक्स वाचा म्हणून, अच्छा म्हणून, ओके. म्हणजे हो, पत्रीजींच्या ह्याच्यात ते आहे, पत्रीजींनी रेकमेंड केलेले आहेत. रेकमेंड केलं. आणि डॉक्टर न्यूटनकडे ह्याची 12 का काहीतरी पुस्तकं होते. आणि उषा अनुराधा, शी यूज टू टेक वन बुक अँड गेट इट बॅक, देन टेक द सेकंड वन, गेट इट बॅक. सो डॉक्टर न्यूटन गॉट सरप्राइज की तू एवढे पटपट वाचतीयस का? सो शी सेड येस, आय एम रीडिंग इट लिटरली. कोणीच वाचत नाही हे पुस्तक पूर्ण. तर शी ऑल्सो स्टार्टेड चॅनलिंग सेथ फॉर दॅट. या, Oh wow. इन हर चॅनल. येस. But I PMC वाले वर्कशॉप पण घेतात त्याचं बरं का, श्वेतचं वर्कशॉप पण घेतात. वर्कशॉप पण घेतात. So Anuradha Ramesh, I think I'm talking almost 18 years back, Smita, when you had organized her 2-day workshop in Nasik. Jasmine and myself had attended that workshop, and We Create Our Own Reality was her top title of her workshop, I remember. But it was 100% based on Shet. And I also remember she had channeled herself. She had gone into a trance in that workshop. I remember that. Correct. And when I take my Who Am I workshop, mine is also based on this. Based on this. Yeah, because देखो, इतने सारे जन इस किताब में जो लिखा गया है, इसको वैलिडिटी दे रहे हैं। मेरा हमेशा कहना है कि सत्य 2 या 3 नहीं होता, सत्य एक ही होता है। And when an eternal truth is being spoken, everybody will align to it.
because it is an eternal and ultimate truth, right? And that is why these books need to be read, क्योंकि इन किताबों से हमें परम सत्य से फिर से एक बार परम सत्य की पहचान होती है। यहाँ पे जेन रॉबर्ट्स की बहुत सारी किताबों का की लिस्ट दी गई है। बहुत सारी किताबें हैं, राइट फ्रॉम 1963 टू 1997 तक इतनी सारी किताबें उन्होंने छापी है। Shade speaks. If you believe firmly that your consciousness is locked up somewhere, just एक पैराग्राफ दिया है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन भी नहीं है ये। If you believe firmly that your consciousness is locked up somewhere. अच्छा, before I even start this, let me tell you, मैंने इसके 2-3 पन्ने पढ़े and I am a little nervous as to मैं इसको हिंदी में कितना मैं ट्रांसलेट कर सकूंगी। So Smita, you will be a great support to me if there is something that I need to express better. All right. But हम लोग बहुत डेयरिंग बाज है। हम जहाँ कोई नहीं जाता तो वहाँ हम जाते हैं। तो उस हिसाब से हम चले हैं अब इस मार्ग पर। You will not going to need anybody else. It's put in a very simple form, in a Yeah. very simple format. Yeah. हे पुस्तक वाचताना नर्वसनेस येतोच येतो, येतो. एकटं वाचलं ना तरी येतो, Right. कारण की दिस इज ऑल क्वांटम फिजिक्स Correct. and you are going to do it. You just don't worry. But I'm there. You know, Cosby, Thank you. इसी वगैरह नहीं Important. Very important. और कैसे होता है ना, अलग अलग लेखकों का इंग्लिश बहुत अलग अलग होता है, तो डिपेंड्स कि कौन से कंट्री के वो बिलोंग करते हैं, तो हर जगह का इंग्लिश का एक्सप्रेशन भी अलग होता है, तो कभी कभी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ओके, वी विल सी। ऑलराइट, शेड स्पीक्स। If you believe firmly that your consciousness is locked up somewhere inside your skull and is powerless to escape it, if you feel that your consciousness ends at the boundary of your body, then you sell yourself short and you will think that I am a delusion. I am no more a delusion than you are. I can say this to each of my readers honestly. I am older than you. I am older than you are, at least in terms of age, as you think of it. If a writer can qualify as any kind of authority on the basis of age, therefore, then I should get a medal. Okay? Shailaja, where are you? I don't want you to miss this. Is she gone? All right, never mind. If a writer can qualify as any kind of authority on the basis of age, therefore, then I should get a medal. I am an energy personality essence, no longer focused in physical matter. As such, I am aware of some truths that many of you seem to have forgotten. I hope to remind you of these. ओके, शेर अपनी पहचान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका चित्त, आपका चैतन्य, आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर बंदिस्त है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये चैतन्य, ये चित्त शरीर के बाहर नहीं होता, तो आप खुद को एक भ्रम में रख रहे हैं या आप खुद को कम समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एक भ्रम हूं, तो आप भी एक भ्रम हो। ऑलराइट, हम दोनों भी भ्रम हैं। और अगर मैं एक बात मैं अपने पढ़ने वालों से कहना चाहता हूं, अगर उम्र गिनी जाए, अगर साल गिने जाए, तो आप लोगों से मैं बहुत 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 बूढ़ा हूं। ओके, मैं अगर इफ राइटर कैन, हाँ, अगर आप ऐसा समझते हो कि कोई भी लेखक, उन्होंने 50 साल से वो लिख रहे हैं इसलिए वो महान है, अगर ऐसा आप समझते हो, तो उस हिसाब से तो मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। हाँ, ये वो कह रहे हैं। मैं क्या हूं अपनी पहचान देते हुए वो कहते हैं, आई एम एन एनर्जी पर्सनैलिटी एसेंस। मैं एक ऊर्जा हूं, लेकिन
मेरी ऊर्जा को एक व्यक्तिमत्व है, उस व्यक्तिमत्व का सार, एसेंस, ऐसा एक एनर्जी मैं हूं जो भौतिक जगत में अभी नहीं है। राइट, एज सच। और मैं भौतिक जगत से बंदिस्त नहीं हूं, मैं भौतिक दुनिया का नहीं हूं, मैं एक ऊर्जा हूं। और इसलिए ऐसे कई सत्य मुझे पता है जो आप भूल गए हो। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। जो आप भूल गए हो, वो ये नहीं कह रहे मुझे ऐसी बातें पता है जो आपको नहीं पता, ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऐसी बातें जो आप भूल गए हो, और उन बातों की याद दिलाने मैं आया हूं। ओके, आई होप टू रिमाइंड यू ऑफ दिस। ये शेत ने अपनी पहचान दी। उसके बाद में किताब शुरू होती है, सेथ स्पीक्स द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल। उसके बाद कंटेंट है, और कंटेंट में 22 चैप्टर्स दिए हुए हैं उन्होंने। बहुत सारी सारी अच्छी अच्छी टॉपिक्स है जिस पर वो बात करते हैं, जैसे कि मेरी पहचान, उसके बाद में माय प्रेजेंट एनवायरनमेंट, वर्क एंड एक्टिविटीज, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, और उसके बाद में दोज डायमेंशंस ऑफ रियलिटीज इनटू विच इट टेक्स मी, और मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, कौन से डायमेंशंस में। फिर री इनकारनेशनल ड्रामा, सारा कुछ मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये पार्ट 1 के 8 चैप्टर्स है। उसके बाद पार्ट 2 में सारा मृत्यु के बारे में वो बताते हैं कि डेथ एक्सपीरियंस, डेथ कंडीशंस इन लाइफ, आफ्टर डेथ चॉइसेस, उसके मैकेनिक्स, री इनकारनेशनल रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। और 22वें चैप्टर तक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और मेरा उनका अनुभव क्या है, वो सारा उन्होंने ये 22 चैप्टर में उन्होंने बताया है। अरे अगर आपको लगे कि मैं फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज मुझे रोकना। ओके, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है मैं फास्ट जा रही हूँ, मेरे थॉट्स फ्लो होते हैं ना, तो वो हिंदी में भी आई कैन इजीली, इट बिकम्स इजियर टू एक्सप्रेस, सो आई एम इन अ फ्लो। बट प्लीज स्टॉप मी एनी मोमेंट यू फील लाइक। ओके, बिंदास अनम्यूट कर देना और आवाज देना। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन शुरू होता है। दिस बुक वॉज रिटन बाय अ पर्सनैलिटी कॉल्ड शेत, who speaks of himself as an energy personality essence, no longer focused in the physical form. He has been speaking through me for over 7 years now in twice weekly trance sessions. Okay? जेन रॉबर्ट्स अब इंट्रोडक्शन देती है, बोलती है ये जो शेत है ये 7 साल से मेरे माध्यम से ये हफ्ते में 2 बार मैं ट्रांस में जाती हूँ और वो बात करना शुरू कर देते हैं। माई साइकिक इनिशिएशन रियली बिगैन one evening in September 1963, however, as I sat writing poetry। तो वो बाद में जेन रॉबर्ट्स का भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। वो भी ईएसपी और इन चीजों में इन चीजों की अभ्यासक और ट्यूटर थी, टीचर थी, हाँ, और साइकोथेरेपिस्ट भी थी, बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो वो कह रही है कि मेरी शुरुआत हुई सितंबर 1963 में, मैं कविता लिख रही थी। सडनली माय कॉन्शियसनेस लेफ्ट माय बॉडी एंड माय माइंड वाज बारिश्ड बाय आइडियाज दैट वर एस्टोनिशिंग एंड न्यू टू मी एट दैट टाइम। अचानक से कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि मेरी शरीर की चेतना, जैसे कि मतलब निकल चुकी है या गायब हो गई है, और मेरे मन में ऐसे ऐसे विषय और ऐसी ऐसी बातें आने लगी जो सुनकर मैं अचंभित थी कि ये ख्याल कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। उस समय पे उनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। ऑन रिटर्न टू माई बॉडी I discovered that my hands had produced an automatic script explaining many of the concepts that I had been given। और जब मैं तो कविता लिख रही थी और जैसे कि मेरा शरीर खाली हो गया है ऐसा मुझे लगा, और जब मैं शरीर में वापस आई तो मैंने देखा कि मैंने बहुत बातें लिखी थी
वो जो भी ख्याल मुझे आ रहे थे वो सारे लिखे गए थे। और ये ऐसी ऐसी बातें थी, ऐसी ऐसी आइडियाज थी, कंसेप्ट्स थे, संकल्पनाएं थी जो पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी या सोची थी। राइट। और अपने आप उन सारे नोट्स में ऊपर उन्होंने टाइटल भी दे दिया था। द नोट्स वर इवन टाइटल्ड, और वो टाइटल था द फिजिकल यूनिवर्स एज आइडिया कंस्ट्रक्शन। Okay, friends, if you need to write down some of these points, you must write down. द फिजिकल यूनिवर्स ऑफ आइडिया कंस्ट्रक्शन। ये उन वो जो सारे नोट्स निकाले थे, उसका ये था। बाद में जेन रॉबर्ट्स जब गुजर गई, उसके बाद उनके पति ने ये सारे नोट्स जो थे ना, नॉट सिर्फ ये एक वाला नहीं, इतने सारे बरसों में अनेक नोट्स बनाए थे जेन रॉबर्ट्स में। बाद में उसका पब्लिकेशन उन्होंने शुरू किया, क्योंकि जेन रॉबर्ट जब तक थी तभी तक शेत आते रहते थे, और वो जो बोल रहे थे वो किताब के टाइटल भी देते थे, बोलते थे इसका नाम ये रखो और उसमें क्या क्या आप लिखोगी वो भी लिख लो। ये सब कुछ वो किताबें लिखने में ही उनका सारा समय चला गया। और इसलिए बाद में आफ्टर शी पास्ड अवे, her husband published all these. He compiled all the notes and he made publications. Okay, so maybe somewhere we might find the notes titled द फिजिकल यूनिवर्स एज आइडिया कंस्ट्रक्शन। अब अगर मैं इस लाइन पे बात करूं द फिजिकल यूनिवर्स एज आइडिया कंस्ट्रक्शन, तो मैं अगले 10-15 मिनट बात करती बैठूंगी। सो आई विल जस्ट मूव ऑन, थिंक अबाउट इट, चिंतन मनन करो, कभी चाहो तो चर्चा जरूर करेंगे। Because of that experience, I began doing research into psychic activity and planned a book on the project. अब ये जो अनुभव मेरे साथ हुआ, उस वजह से ये साइकिक एक्टिविटी क्या होती है इसका मैंने अभ्यास शुरू किया। शैलजा, अगर किसी Yeah. चीज से डर लगता है तो उसका अभ्यास जरूर करो। हाँ। राइट, ओके। सो यू स्टार्ट स्टडिंग कोई भी चीज। फ्रेंड्स, फियर ऐसी चीज है ना, उस जिस चीज का डर है उसका अगर अच्छा अभ्यास करेंगे, उसको समझ लेंगे, संयम हो जाएगा, धारणा ध्यान समाधि उस पे कर लेंगे तो हमें वो चला जाएगा, फिर उसका कुछ अस्तित्व ही बचेगा नहीं। So because of that experience, I began doing research into psychic activity and planned a book on the project. और मैंने तय किया कि इतना अभ्यास मैंने ये साइकिक एक्टिविटी का किया है तो इस पर मैं एक किताब छापूंगी। In line with this, my husband Rob and I experimented with a Ouija board late in 1963. Ouija board आप जानते हो? Can somebody I have heard about it and read a little bit about it, but not very sure. If anybody knows about Ouija board, please feel free to tell us about it. No, nobody knows. Yeah, म्हणजे स्मिता, प्लॅन्चेट का प्लॅनचेट सारखंच असावं, मला पण असं वाटतं। हाँ, हम प्लैंचेट जो बोलते हैं उसके जैसा ही होता है, जहाँ पे बोर्ड पे जो चीज है ना रखी हुई वो खुद ब खुद हिलती है। हाँ, और उसका लेट्स जस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट द ओजा बोर्ड। तो वो बोलती है मेरे हस्बैंड ने और मैंने 1963 में इसका एक्सपेरिमेंट करना या इसके साथ प्रयोग करना शुरू किया। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू सेशंस, द पॉइंटर स्पेल्ड आउट मैसेजेस दैट क्लेम टू कम फ्रॉम अ पर्सनैलिटी कॉल्ड सेथ। ओके, तो वो जो भी बोर्ड रहेगा, कुछ सेशंस के बाद ऐसा हुआ, वो बोर्ड पे जैसे प्लांचेट का कह रही है ना स्मिता जी, तो वो जो पॉइंटर होता है वो वहां पे पॉइंट करता है। तो ऐसे जो भी मैसेज आ रहा था उस पे से ध्यान में ये आ रहा था कि कोई पर्सनालिटी है जिसका नाम है शेथ, और वो गाइड कर रहे हैं, ये हमको पता चला। Neither Rob or I had any psychic background, and when I began to anticipate the board's replies, I took it for granted that they were coming from my subconscious. अब देखो, साइकिक एक्टिविटी यानी आप समझते हो, साइकिक एक्टिविटी जो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल के बाहर जो भी कुछ होता है ना, मैं भूत प्रेत ये नहीं बोलना चाहूंगी। अचानक से आपने, सगळ्यात सोपं मी तुम्हाला सांगते, घागरी फुंकताना बायका ट्रान्समध्ये गेलेल्या सगळ्यांनी बघितलं असेल। हाँ, देवी के मंदिर में
वो घाघर फूकते हुए वो ट्रांस में चले जाते हैं, और लोग आके पर्सनल सवाल पूछते हैं और वो जवाब दे पाते हैं। कैसे जवाब देते हैं? इट इज, तो ये एक प्रकार की साइकिक एक्टिविटी हो गई, जहां पे हमारे पास ज्ञान न होते हुए हम किसी चीज के बारे में बात कर पाते हैं। हाँ, तो वो काइंड ऑफ साइकिक एक्टिविटी बनता है। तो ये करते करते वो कह रही है कि मैं अंदाजा लगाने लगी कि कौन सा जवाब अब चुना जाएगा। फिर हाँ, अब ये वाला मैसेज होगा, अब वो होगा, अब ये होगा। और मेरा मुझे लग रहा था कि ये जो मैं बता पा रही हूँ श्वेत के कहने से पहले ही मैं जवाब दे रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे अंतर्मन से या मेरे सबकॉन्शियस में से ये आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। Not long after, however, I felt impelled to say the words aloud, and within a month, I was speaking with Shet while in a trance state. और उसके बाद अब मुझे चिट्ठियां नहीं देखनी थी, अब मैं खुद मतलब शब्दों से मैं बोलने लगी थी। और बस बिल्कुल 1 महीने बाद श्वेत सबसे पहली बार मेरे माध्यम से श्वेत ने बात करना शुरू किया। The messages seem to begin where idea construction left off, and later Seth said that my expansion of consciousness experience had represented his first attempt at contact. Since then, Seth has delivered a continuing manuscript that now totals over 6,000 typewritten pages. राइट। बाद में शेठ ने बताया कि ये तो आपके माध्यम से मैं बात कर रहा था, ये आपका सबकॉन्शियस नहीं था, आपके माध्यम से मैं बात कर रहा था। और तभी से लेकर अब तक वो कह रही है 6,000 टाइपरिटन पेजेस ये तैयार हो गए हैं। वी कॉल इट द सेथ मटीरियल। अब इसको क्या बोले, तो उसको सेथ मटीरियल कहते हैं। एंड इट डील्स विथ सच टॉपिक्स एज द नेचर ऑफ फिजिकल मैटर, टाइम एंड रियलिटी, द गॉड कंसेप्ट, प्रोबेबल यूनिवर्सेस, हेल्थ एंड रीइंकार्नेशन। और विषय कौन से है हमारे टॉपिक से? भौतिक जगत या शारीरिक अवस्था यानी शरीर, फिजिकल मैटर, या समय, या सत्य यानी रियलिटी क्या है, या गॉड कंसेप्ट जिसको हम भगवान मानते हैं, ये जो संकल्पना है भगवान नामक, ये क्या है? प्रोबेबल यूनिवर्सेस यानी अनेक, जैसे लोक होते हैं ना, भूलोक, भूवलोक, स्वहलोक, महलोक। तो ये जो अलग अलग, या 14 लोक, स्वर्ग, नरक वगैरह आप पकड़ लो, देवलोक वगैरह वगैरह। तो ये लोग क्या होते हैं? और हेल्थ यानी आरोग्य के बारे में कभी कभी उन्होंने बात की है। और रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म को लेकर उन्होंने काफी बातें की है। फ्रॉम द बिगिनिंग द ऑब्वियस क्वालिटी ऑफ द मटीरियल इंट्रीग्ड अस, एंड इट वाज फॉर दिस रीजन दैट वी कंटिन्यूड। अब देखो, ऐसी बातें अगर कहीं से भी कोई भी करता है तो हमें इंटरेस्ट तो किसी को भी आएगा, राइट? तो मटीरियल ही इतना इंटरेस्टिंग था कि वो कह रही है कि हम कर, फिर वो कंटिन्यू करते रहे। Following the publication of my first book in this field, letters came from strangers asking for Sheth's help. अब क्या हुआ, पहली किताब जब मैंने छापी तो उसके बाद बहुत पत्र आने लगे जो कह रहे थे, जिनको लोग अपने सवाल पूछते थे और कहते थे सेठ से पूछो, हम सेठ का की मदद चाहते हैं। ऐसे लोगों के पत्र आने लगे। वी हेल्ड सेशंस फॉर दोज मोस्ट इन नीड। फिर हमने क्या किया कि जो बहुत ही जरूरतमंद है, जो लोग, उनके जो सवाल है उसके लिए हमने सेशंस किया। वो सवाल हमने शेत को पूछे, सेठ ने उनके जवाब दिए जो हमने उनको भेजे। Many of the people involved couldn't attend since they lived in other parts of the country. Yet Seth's advice helped them, and the information he gave by mail concerning individual backgrounds was correct. और जो भी शेथ उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करते थे और जो जवाब देते वक्त वो कहते थे, देखो तुम्हारे जिंदगी ये मोड़ पे है, या तुम्हारी तुम्हारी कहानी ये है, इसलिए ये परिस्थिति निर्माण। तो वो जो भी जैसे भविष्यवाणी जैसा कह लो, तो वो सब बहुत ही मैजिकल था, बहुत ही मटेरियल जो था बहुत ही अद्भुत था। ऑलराइट।
Rob has always been verbatim notes of the always taken verbatim notes of the Seth sessions using his own shorthand system. अब कैसा है, जेन रॉबर्ट्स बात करने लगती है यानी सेठ उनके माध्यम से बोलने लगते हैं। अब जब अभी देखो, अगर मैं अभी जिस स्पीड से बात कर रही हूँ, अगर आप डिसाइड कर लो कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब कुछ आप फटाफट फटाफट लिखो तो नामुमकिन है, राइट। लेकिन उनके पति रॉब जो है उनको तो ये करना है, लिखना है, तो उन्होंने अपना ही शॉर्ट हैंड एक तैयार कर दिया था ताकि वो कुछ मिस ना करे और पूरी तरह से लिख पाए। Later in the week, she types them and adds them to our collection of Seth material. बाद में उसको लॉन्ग फॉर्म में, वो हफ्ता भर वो लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और टाइप करके शेथ मटेरियल में ऐड करते जाते हैं। Rob's excellent notes point up the living framework in which the session takes place. His support and encouragement has been invaluable. रॉब का आधार और उनका जो एनकरेजमेंट था उसके बगैर मैं ये कभी नहीं हो पाता। तो वो जो नोट्स बनाते थे, वो जो मेहनत करते थे, लेकिन उसके वजह से वो जिस तरह से नोट्स बना लेते थे उसके वजह से एक रचना तैयार हो जाती थी या एक सांचा तैयार हो जाता था कि जिसमें विषय को बिठाया जाए। To our way of thinking, we have kept over 600 appointments with the universe, though Rob would never describe it that way himself. These appointments are kept in our well lighted, large living room, but in deeper terms, they take place within the spaceless area of human personality. All right? तो वो लोग आते भी थे और ग्रुप सेशंस भी होता था। तो यहाँ पे वो कहती है कि हमारे लिविंग रूम में होता था, जहाँ पे बहुत सारा उजाले में होता था। और लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो देखने को आप कहोगे कि भाई एक रूम में हो रहा है, हाँ, एक रूम के स्पेस में हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। व्यक्तिमत्व का जो स्पेस होता है, पर्सनालिटी का जो स्पेस होता है, उस स्पेस में एक मनुष्य पर्सनालिटी, ह्यूमन पर्सनालिटी, उसकी स्पेसलेस एरिया होती है। हमारे कॉन्शियसनेस को कोई सीमा नहीं है, हम अनंत, है ना, वी आर एंडलेस, वी आर इटर्नल, वी आर लिमिटलेस, राइट। तो वो स्पेस में ये हो रहा था। I do not mean to imply that we have any cornerstone on truth or give the impression that we wait breathlessly for the undistorted secrets of the ages to gush forth. I do know that each individual has access to intuitional knowledge and can gain glimpses of the inner reality. The universe speaks to each of us in this regard. In our case, the Seth sessions are the framework in which दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो वो कहती, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हम सत्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक सत्य की पहचान होती है, उनको खुद ब खुद एहसास होता है। तो ये सबको अपने आत्म ज्ञान होता है। तो ये मैं नहीं कहना चाहती कि भाई सिर्फ हमारे से यूनिवर्स बात कर रहा है या सेठ बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी सेथ सेशंस है उसका जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर सारा संवाद या सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। इन द सेथ मटेरियल पब्लिश्ड इन 1970, सो 1970 में उन्होंने द सेथ मटेरियल नामक ऑलरेडी पब्लिकेशन किया हुआ है। I explained these events and gave Seth's view on the variety of subjects with excerpts from the sessions. I also described our encounters with psychologists and parapsychologists, as we tried to understand our experiences and place them within the context of normal life. तो वो कहती है कि तब से बहुत साइकोलॉजिस्ट जो मानस तज्ञ होते हैं, इज दैट इट, या सो साइकोलॉजिस्ट या पैरासाइकोलॉजी, यानी जो अलग कुछ कुछ होते रहता है ना, कहीं पे किसी का भास होता है या किसी का प्रेजेंस फील होता है जो शरीर में नहीं है। ये सारी इसका अभ्यासु लोग जो होते हैं, इनके साथ बहुत सारी चर्चाएं हुई, इनके साथ बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ, हमने हमारा अनुभव समझाने की कोशिश की और हमारा जो रोज की जिंदगी है, ये जो नॉर्मल हमारी लाइफ है, इसके अंदर उसको समाने की, या मेक इट अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल लाइफ,
ये भी हमने कोशिश की. द टेस्ट वी कंडक्टेड टू वेरीफाई सेथ्स क्लैरवॉयंट एबिलिटीज आर ऑल्सो डिस्क्राइब. तो द सेथ मटेरियल में ये सेथ के साथ जो भी हो रहा था तो वो सारा डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया है. एज फार एज वी आर कंसर्न्ड ही केम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स. और जो भी बातें सेठ कर रहे थे उसका अगर शास्त्रों में या हम लोग जो शब्द प्रमाण कहते हैं ना, तो जो शास्त्र है उसमें से अगर इन बातों को देखा गया तो जो भी शेठ बात कर रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे थे, ये हमारे ध्यान में आया. It was extremely difficult to choose a few excerpts on any given topic from Sheth's growing body of work. As a result, the Seth material necessary left many questions unanswered and many topics unexplored. 2 weeks after it was finished, however, Sheth dictated the outline for this present manuscript, in which he would be free to state his ideas in his own way in a book form. तो अभी वो इतने विषयों के बारे में बात करते थे कि वो अलग अलग विषयों को एकत्रित कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि इसको कैसे मतलब कैसे प्रेजेंट किया जाए, या वो किसी एक सांचे में नहीं बैठता तो क्या किया जाए. तो वो इसलिए शेठ ने खुद ये सुझाव दिया कि अब एक किताब लिखते हैं. अब जो मैं आगे बोल रहा हूँ वो एक किताब के रूप में आप छापोगे, और मेरी आइडियाज जो है, जो संकल्पनाएं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी तरह से मैं समझाऊंगा. इन माई ओन वे आई विल एक्सप्लेन इट. Here is the copy of that outline which was given to us in session 510, January 19th, 1970. As you will see here, Sheth calls me Rupert. Okay, इसका नाम है जेन, लेकिन सेथ उसको रूबर्ट बुलाते हैं. एंड रॉब जोसेफ, और उनके पति का नाम रॉब है लेकिन शेथ उनको जोसेफ बुलाते हैं. आ रही है बात आपके ध्यान में? Are you guys with me? Is this clear so far? Am I clear? तो वो कह रही है कि शेथ मुझे रूबर्ट बुलाते हैं, तो अब जेन नहीं बोलेंगे. जब भी हम रूबर्ट कहेंगे यानी वो जेन के साथ बात कर रहे हैं, और रॉब को वो जोसेफ बुलाते हैं. राइट? These names represent our entire personalities as distinguished from our present physically oriented selves. Okay? तो अभी जो मैं जेन हूं या मेरे पति जो रॉब है, तो हमारी एक सीमित व्यक्तिमत्व है हमारा. लेकिन जब वो रूबर्ट कहते हैं तब हमारे अनेक व्यक्तिमत्व उसमें समा जाते हैं. हाँ, क्योंकि हम लोग ने अनेक जिंदगियां जी है. और सेम विथ रॉब, वो जब उसे जोसेफ बुलाते हैं तो उनके सारे व्यक्तिमत्व उसमें समा जाते हैं. तो रेफरेंस उस तरह से होगा. या क्लियर सोफा? अरे ओके, अब वो समझाना. यस स्मिता, Can I just intervene a bit to प्लीज make डू. it very easy for everyone? चलिए. So हे जे सेट आहे ना, इट्स नॉट वन व्यक्ती. आता त्यांनी जी कन्सेप्ट सांगितली की रूपर्ट इज for all the entire personality, not just that lifetime of Jane, or Joseph is not for that one lifetime of Robert, it's for his entire personality, म्हणजे सगळ्या lifetimes collective, the soul. Okay, so also Seth is not one soul. It is a collection of many lifetimes of that entity. म्हणून त्याला एंटिटी म्हटलेलं आहे की ती व्यक्ती नाहीये, एक व्यक्ती नाहीये. इट इज एन एंटिटी, मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोल्स यू कॅन से, और अ ग्रुप ऑफ लाईफ टाइम्स ऑफ पर्सनॅलिटीज ज्याचं ते सेट बनलेले आहेत. So what in these entire Seth books, what has Seth done? Seth has channeled through Jane, and Rupert has written, Rob has written it down. Right? Rob. Yeah, yes. Rob has written it down, and that is why Sethचं पुढचं वाक्य त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की I am the first ghost writer. So he's not per se a ghost, but yes, he's a group of he's an entity. Entity हा शब्द आपण देऊयात त्याला. करेक्ट.
वंडरफुल. येस. सो या, राईट, आलं लक्षात. स्मितानी समजवलेलं, राईट. तर सगळंच अनेक जन्मजन्माचं जे आपलं ज्ञान एकत्रित होऊन एक आपला एसेन्स तयार होतो. दॅट इज व्हॉट इट इज. All right. Now she is saying, I am working on some other material just now that you will be given, and so you must bear with me for a few moments. Um, is this written by Jane? I think now it's Sheth talking. Okay, let me see. We will see. Jane. Yeah, she is talking, right? She writes, by now Jane's pace had slowed considerably. No, this is Rob. Okay, it is Jane talking, but Rob चे notes नंतर वाचताना आहे. Okay, let's not be confused. I am working on some other material just now, but that you will be given, and so you must bear with me for a few moments. For example, I would like to give you some idea of the contents of my book. Many issues will be involved. The book will include a description of the way in which it has been written and the procedures necessary so that my own ideas can be spoken by Rupert, or for that matter, translated at all in vocal terms. So I think it's Seth who is talking now, it looks like, because he is referring to Rupert, right? He is referring to Seth. यहाँ पे शेथ अपनी बात कहना शुरू करते हैं और वो कहते हैं, मैं कुछ और बातें एक्चुअली लिख रहा हूँ, लेकिन इस किताब में जो मेरी खुद की रहेगी, ये इसमें जो जो बातें मैं लिखूंगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा. Right? I do not have a physical body and yet I will be writing a book. मैं शरीर रूप में नहीं हूं और फिर भी मैं एक किताब लिखने जा रहा हूं. द फर्स्ट चैप्टर विल एक्सप्लेन हाउ एंड वाई. और पहला चैप्टर जो है उसमें क्यों और कैसे, ये दोनों बातें मैं समझाऊंगा. ओके. इनटू ब्रैकेट जेन लिखती है, बाय नाउ रॉब रोट्स इन हिज नोट्स, Jane's pace had slowed considerably and her eyes were often closed. She took many pauses, some of them were long. ओके, तो ये सेठ बात कर रहे हैं लेकिन जेन की आवाज में बात कर रहे हैं, और रॉब जो उनके पति है ये लिख रहे हैं. उन्होंने इनटू ब्रैकेट ये भी लिखा है कि इस पॉइंट पे उन जेन की जो बात थी, वो बोलना जो था वो धीमा हो गया, उसकी गति धीमे हो गई और वो रुक रुक कर अब बोल रही थी. द नेक्स्ट चैप्टर, तो पहला चैप्टर है क्यों और कैसे, मैं कौन हूं, क्यों हूं और क्या करने जा रहा हूं, ये सब मैं समझाऊंगा. नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्क्राइब व्हाट यू मे कॉल माय प्रेजेंट एनवायरनमेंट, माय प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माय एसोसिएट्स. बाय दिस आई मीन दोज अदर्स विथ whom आई कम इन कॉन्टैक्ट. बोलते हैं दूसरे चैप्टर में, मैं अब भी कहां पर हूं, मैं जहां पर हूं वो जगह कैसी है, या वो जो भी कुछ है वो कैसा है, वो दुनिया कैसी है, मेरे गुणधर्म क्या है, मेरे साथीदार कौन है, और जो जो लोगों के साथ मेरा संपर्क होता है, अब लोग भी नहीं बोल सकते, राइट, जिन जिन के साथ मेरा संपर्क होता है उनके बारे में, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद का चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्क्राइब माई वर्क, मेरा काम क्या है, एंड दोज डायमेंशंस ऑफ रियलिटी इनटू विच इट टेक्स मी. और इस काम के लिए मैं कौन से अलग लोक में घूमता हूँ. ओके, डिफरेंट डायमेंशंस, तो अलग अलग लोक में मैं इस काम के लिए घूमता हूँ. फॉर एज आई ट्रैवल इनटू योर रियलिटी, आई ऑल्सो ट्रैवल इनटू अदर्स. जैसे तुम्हारे सत्य में या तुम्हारी दुनिया में मैं जिस तरह से आया हूं, वैसे मैं अनेक दूसरे दुनियाओं में भी जाता हूं, टू फुलफिल दैट पर्पस विच इज माइन टू फिल. ओके, वो जो मेरा काम है, वो जो मेरा ध्येय है, वो पूर्ण करने के लिए मुझे ये नारद मुनि जैसे लग रहे हैं, जो अलग अलग लोक में प्रकट हो जाते हैं. राइट, सो दोज, सो टू फुलफिल माय पर्पस.
The next chapter will deal with my past in your terms and some of those personality that I have been and I have known. और उसके बाद के चैप्टर में मेरा अतीत क्या है, मैंने कौन सी मतलब अनेक जन्म जो बिताए हैं, वो कौन से व्यक्तिमत्व थे, और जो मैं था अलग अलग जन्मों में, उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा. At the same time, I will make it clear that there is no past, present, or future, and explain that there is no contradiction, even though I may speak in terms of past existences. तो मेरे अतीत, मेरे अनेक जन्म, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भूत, वर्तमान और भविष्य ऐसे त्रिकाल नहीं होता, और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है. देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन. ऑलराइट, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम है, इसलिए हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ध्यान में आता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता. और मैं अगर बोलूंगा कि नहीं मेरे पास्ट में ये हुआ, तो वो तो बस एक बात समझाने के लिए है, लेकिन कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता. दिस विल पॉसिबली रन 2 चैप्टर्स, शायद इसके तो 2 चैप्टर बनेंगे. द नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद के चैप्टर में, विल गिव द स्टोरी ऑफ अवर मीटिंग. ओके, यू, रूपर्ट एंड आई, from my viewpoint, of course, and the ways in which I contacted Rupert's inner awareness long before either of you knew anything. तो वो बोल रहे हैं, रॉब लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं उसके बाद में हमारी मुलाकात कैसी हुई, यानी रूबर्ट की और मेरी मुलाकात कैसे हुई, इसका एक दृष्टिकोण मैं आपको दूंगा, और कैसे मैंने रूबर्ट के अंतर मन से मैं जुड़ा. ओके, आपको तो जिन चीजों के बारे में पहले साइकिक फिनोमिना या मेरे अस्तित्व के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था, तो रूबर्ट के अंतरात्मा के साथ मैं कैसे जुड़ा, ये भी मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद के चैप्टर में, द नेक्स्ट चैप्टर विल डील विद द एक्सपीरियंस ऑफ एनी पर्सनैलिटी एट द पॉइंट ऑफ डेथ, एंड विद द मेनी वेरिएशंस ऑन दिस बेसिक एडवेंचर. आई विल यूज सम ऑफ माई ओन डेथ्स एज एग्जाम्पल. उसके बाद में जब मृत्यु आता है तब क्या होता है. ओके, और ये एक, वो मृत्यु को एडवेंचर बोल रहे हैं, बेसिक एडवेंचर है. जन्म लेना और मर जाना, ये 2 अनुभव है जो सब लोग अनेक बार, हजारों बार कर चुके हैं. राइट, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा. उसके वेरिएशंस क्या होते हैं, अपने अनेक मृत्युओं के बारे में भी मैं बात करूंगा, कि किसी किसी जन्म में किस तरह से मेरा मृत्यु हुआ. The next chapter will deal with the emotional realities of love and kinship between personalities, with what happens to these during succeeding incarnations. For some fall by the wayside and some are retained. उसके बाद में प्रेम के बारे में, या 2 व्यक्तिमत्व को भी, कोई भी 2 इंसान है, इनके अंदर जो इमोशनल जो जुड़ाव होता है, इमोशनल कनेक्ट जो होता है, प्यार के बारे में बात करूंगा. और अनेक जन्म में हम कैसे एक दूसरे के साथ पुनः पुनः जन्म लेते हैं, जुड़ते हैं, और कभी कभी कोई कोई संबंध समाप्त हो जाते हैं और कोई कोई संबंध आगे चलते रहते, इसके बारे में मैं बताऊंगा. उसके बाद के चैप्टर में विल डील विथ योर फिजिकल रियलिटी एज इट अपियर्स टू मी एंड अदर्स लाइक मी. ओके, तो हम जैसे है ना, हम स्वर्ग लोक की एक संकल्पना हमारी है, या नरक लोक की एक हमारी संकल्पना है, और हम इमेजिन करते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, देवलोक ऐसा होगा, इंद्रलोक वैसा होगा. राइट, तो वो कहते हैं मेरे जैसे जो अब भौतिक दुनिया में नहीं है, हमारे लिए आप कैसे नजर आते हो. हाँ, ये मैं बताऊंगा कि आप हमें कैसे दिखते हो, और आपका जो भी चल रहा है उसको हम किस नजरिए से देखते हैं और समझते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा. This chapter will contain some rather fascinating points, for not only do you form the physical reality that you know, but you are also forming. बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है.
that you know that you are also forming other quite valid environments in other realities by your present thoughts, desires and emotions. देखो वो क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में, मैं ये बताऊंगा कि ये जो दुनिया आपको आंखों से दिख रही है ना, ये जो भी कुछ भौतिकता है, ये फिजिकल रियलिटी है, आपकी दुनिया जिसको आप कहते हो, वो तुमने बनाई है। तुमने खुद उसे खड़ा किया है, तुमने खुद उसको निर्मित कहा है। देखो हम लोग एक चीज समझने के लिए कहो या एक दृष्टिकोण, हम कहते हैं ब्रह्मा द क्रिएटर, हाँ, कि ब्रह्मा ने निर्मित कर दी। तो जब हम कहते हैं कि ये दुनिया हमने नहीं बनाई, हमने ब्रह्मा ने बनाई है, तो क्या बन जाता है? ब्रह्मा और हम अलग है। ये पहली बात क्लियर हो जाती है। और दूसरी बात ये क्लियर हो जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पावरलेस हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। दुनिया थोड़ी मैं बना सकती हूँ, ये पेड़, ये पर्वत, ये पानी, ये झरने, ये थोड़ी ना मैं बना सकती हूँ। तो ये तो किसी और ने बनाया हुआ है, राइट? और उसी उसी को हम माया कहते हैं। और फिर उस माया में हम जीते हैं जहां पे हम खुद को बिल्कुल पावरलेस समझते हैं, शक्तिहीन मानते हैं। हमारी आत्मा को तो फिर कुछ है ही नहीं, जैसे कि पता नहीं क्यों है फिर यहाँ पे अस्तित्व में, ऐसा लगने लगता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ना ही सिर्फ ये जो दुनिया आपको दिख रही है, ये तुमने, इंसान ने खुद बनाई है हर एक चीज। लेकिन अब भी जो आप सोच रहे हो, अब भी जो आप डिजायर्स रखते हो, अब भी जो आप भावना फील करते हो, इसके इससे आप दूसरी दुनिया भी बना रहे हो, यानी बाकी के लोक भी आप बना रहे हो। ना ही ये दुनिया, इतने शक्तिशाली हम है कि ना ही सिर्फ हमारा अस्तित्व हम बनाते हैं, हमारी दुनिया हम बनाते हैं, पर हम दूसरे लोक भी बनाते हैं। ऑलराइट। उसके बाद के द नेक्स्ट चैप्टर विल डील विद द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ ड्रीम्स एज गेटवे इनटू दीज अदर रियलिटीज, as an open area through which the inner self glimpses the many facets of its experience and communicates with other levels of its reality. ममता, ये आपका मेरा जो हमने थोड़ा सा अभ्यास किया है वो ड्रीम डिकोडिंग का, तो ये वो उस विषय पे है। स्वप्न हमारे जो है, हम ड्रीम डिकोडिंग में हमने वर्कशॉप किया और हमने ये सीखा कि स्वप्न झूठे नहीं होते, या स्वप्न यूं ही नहीं होते। इनफैक्ट हमारे अस्तित्व में कुछ भी यूं ही नहीं है। ऑलराइट। हर एक चीज को कोई कॉज एंड रीजन है, कोई कारण है, कोई कार्य है। तो स्वप्न भी सच ही होते हैं। और कैसे स्वप्न हमारा अस्तित्व जो दूसरी दुनियाओं में भी है, क्योंकि ख्याल रहे दोस्तों, देयर इज नो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हम एक ही समय पे अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं, अलग अलग लोक में हमारा अस्तित्व है। तो वो कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। The next chapter will deal further with this subject as I relate the various ways that I have entered the dreams of others, both as an instructor and a guide. और मैं ये भी उसके बाद के चैप्टर में बताऊंगा, मैं खुद लोगों के सपनों के माध्यम से उनके साथ जुड़ता हूँ, उनको गाइड करने के लिए या मार्ग दिखाने के लिए मैं उनके स्वप्नों में प्रवेश करता हूँ। इसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद का चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर विल डील विद द बेसिक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज्ड बाय एनी कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, वेदर और नॉट इट इज फिजिकल. This will lead us to the basic communication used by human personalities as you understand them, and point out these inner communications as existing independently of the physical senses, which are merely physical extensions of our inner perceptions. ओके। वो कह रहे हैं आगे, कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं, या इज दैट द राइट वर्ड? या तो कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो?
आपको लगता है कि आप सिर्फ बात करके कम्युनिकेट करते हो, तो ऐसा नहीं है। अनेक माध्यम से हम एक दूसरों के साथ संवाद करते हैं। और वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इंद्रियों को होने की जरूरत नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब मुंह है तो ही बात कर पाएंगे, आवाज है तो ही बोल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बोलना है यानी हमारी तन मात्रा आप कह लो, ये हमारे पांच इंद्रिय, आंख कान नाक त्वचा मुख, ये जो हमारे पांच इंद्रिय है और उनके पांच तन मात्रा है, सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श ज्ञान है, ये जो या रस ज्ञान है, ये तो सिर्फ हमारे अंदर के ज्ञान की या अंदर के संवाद के एक एक्सटेंशन है। देखो, एक मेन लाइन होती है और एक एक्सटेंशन लाइन होती है, राइट? आप घर में एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते होंगे, जहां पे वायर आपकी कम गिरती है, आप एक्सटेंशन बोर्ड अटैच करते हो। तो हमारे इंद्रिय है, ये एक एक्सटेंशन बोर्ड है। हम आत्म संवाद कर सकते हैं। हम उस दिन किसी ने ग्रुप पे टेलीपैथी के बारे में पूछा था, तो टेलीपैथिकली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे संवाद की, हमारा कम्युनिकेशन बहुत, हम अलग अलग रीत से हम कर सकते हैं। आई विल टेल द रीडर हाउ ही सीज what he sees और hears what he hears and why। इसके साथ मैं ये भी समझाऊंगा, जब आप देखते हो तो कैसे देखते हो, जब आप सुनते हो तो ये सुनना कैसे होता है और क्यों होता है। आई होप टू शो थ्रू द एंटायर बुक दैट द रीडर हिमसेल्फ इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज फिजिकल इमेज। ये पूरी किताब में मैं ये दिखा दूंगा आपको, या ये दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे कोशिश नहीं है, शायद एंटिटी है, तो ये दिखा दूंगा कि आप आपका जो व्यक्तिमत्व है या शारीरिक रूप है, आप सिर्फ उतना नहीं हो। आप अपने शरीर को या शारीरिक रूप को मैं समझते हो, तो आप सिर्फ वो नहीं हो। एंड आई होप माई सेल्फ टू गिव हिम सम मेथड्स दैट विल प्रूव माई थीसिस टू हिम। और मैं कुछ ऐसी तरकीबें आपको सिखाऊंगा, मेथड्स आपको सिखाऊंगा, जहां पे आप ये समझ पाओगे। The next chapter will relate what experience I have had in all my existences with those pyramid gestalts of which I speak in the material, and about my own relationship with the personality you call Shet 2, and with multidimensional consciousnesses far more evolved than I. Okay? तो वो आगे आता बघ स्मिता, दिस इज वेर आय वॉज सेइंग की हे हिंदीमध्ये बोलणं किंवा हिंदीमध्ये समजावणं, दिस इज वेर इट कम्स। पिरामिड जस्टाल्ट किसको कहेंगे हम? ऑलराइट, देखो, हम प्राणी आप जानते हो, कीड़े मकोड़े, फिर उससे थोड़े बेहतर है तो पेड़ पौधे, फिर उससे जो ज्यादा जिनके इंद्रिय है और जो ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, चार पैरों पे चलने वाले वगैरह वगैरह करते हुए, तो एक पिरामिड जैसा है। हाँ, जहां पे आप ऊपर 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 उठते जाते हो और आपकी बुद्धि जो है ये प्रगत होती जाती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं चैतन्य में भी ये होता है। और मैं तब समझाऊंगा कि मैं शेप नंबर 1 हूं, शेप नंबर 2 भी है, और बहुत सारे ऐसे परमात्माएं हैं। मैं अब मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को मैं क्या कहूँ, हाँ, ये परमात्माएं जो मेरे से बहुत ही अधिक प्रगत है, मतलब मेरे से भी ऊपर कोई गुरु है या मेरे से भी बढ़कर कोई महागुरु है, ऐसा समझ लो। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। माई मैसेज टू द रीडर विल बी, और ये सब कुछ बातों के माध्यम से मैं अपने पढ़ने वालों को एक संदेशा देना चाहता हूं, और वो संदेशा है बेसिकली यू आर नो मोर ऑफ अ फिजिकल पर्सनैलिटी देन आई एम, and in telling you of my reality I will tell you of your own। वो कह रहे हैं
कि बेसिकली आप समझते हो आप एक शारीरिक व्यक्तिमत्व हो, हाँ, तो वो आप जैसे एक व्यक्तिमत्व हो, मैं भी एक व्यक्तिमत्व हूँ, और आपका व्यक्तिमत्व मेरे व्यक्तिमत्व से अलग नहीं है। अपना सत्य बताकर आपका सत्य मैं आपको बताने बताने वाला हूं। जब मैं मेरा सत्य समझाऊंगा तो आपको अपना सत्य भी समझ में आ जाएगा। ऑलराइट। That means और he basically wants to say that you're not limited to your physical form. यस, यस। और दोस्तों मजा आएगा ये पढ़ने में, बिकॉज ये बातें हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र के माध्यम से, षड दर्शन के माध्यम से, योग सूत्रों के माध्यम से हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से शेठ इस चीज बात को खड़ा करते हैं ना, तो जैसे हम अपनी दुनिया का वर्णन करेंगे कि नासिक एक शहर है जिसमें ये इतने एरियाज होते हैं, ये ऐसी बिल्डिंगें होते हैं, या ऐसे घर होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं, उस तरह से एक चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन वो अद्भुत होते हुए भी हमें लगता है कि अरे इसी में तो हम जी रहे हैं, वो हमारी दुनिया से अलग नहीं है। जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जे ब्रह्मांडी ते पिंडी। ऑलराइट। लेकिन बहुत अलग नजरिए से वो इस बात को समझाते हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने हमें मैसेज दे दिया है कि बेसिकली यू आर नो मोर ऑफ अ फिजिकल। आप सिर्फ शारीरिक रूप, अगर मैं शारीरिक रूप नहीं हूं तो आप भी कोई शारीरिक रूप नहीं हो। हाँ, यू आर नो मोर ऑफ अ फिजिकल पर्सनैलिटी देन आई एम, एंड टेलिंग यू ऑफ माई रियलिटी, आई विल आई टेल यू ऑफ योर ओन। और अपना सत्य समझाते समझाते आपको अपना सत्य भी समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पॉइंट पे रुक जाना अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम अप है। और और भी एक दो चैप्टर वो डिस्क्राइब करते हुए फिर उनका इंट्रोडक्शन आगे वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन शेथ ने बात करना शुरू कर दिया है। ऑलराइट। और इनकी बातें हम सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। यस, इंटरेस्टिंग सो फार इंट्रोडक्शन। ऑलराइट। यस, कुछ कोई कहना चाहता है? जान्हवी, तू त्या ऐकलंय त्याच्याबद्दल, पण काही वाचलेलं आहे किंवा काही जाणतेस त्याच्याबद्दल? नाही. नाही नाही, तिथे होती पुस्तकांमध्ये हे, पण हम्म. तीनची खूप बरीच प्रकार होती शेतची, हो, पण हो. मला कन्फ्युज होत होतं की काय घेऊ काय आणि घेऊ? काय नक्की कशाचं वाचन करावं असं. हाँ, करेक्ट। तो वही बात है। आणि मेरे मेरे साथ भी, जानवी, मैं ये आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरे साथ भी यही हुआ। जब हम लोग, मतलब आप तो बाद में आए, स्टूडेंट आप बहुत साल बाद मेरे आए। लेकिन जब मैं योग शिक्षक का डॉक्टर जैन, मिसेस जैन के साथ मैं कोर्स कर रही थी, योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स मेरा जब चालू था, हमारी पहली बैच वाईसीएम की, तो तभी ही ये अनुराधा का स्मिता जी के साथ वर्कशॉप हुआ। और तुरंत उसको लग के डॉक्टर न्यूटन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का 2 डे वर्कशॉप किया, वो भी यहीं पे हुआ था, और स्मिता के थ्रू ही हुआ था वो भी। और जो डॉक्टर न्यूटन ने रेफरेंस बुक्स की लिस्ट दी थी, उसमें ये 2 किताबें का नाम था, 2 किताबों का नाम था। मैजिकल अप्रोच बाद में मैंने बहुत बाद खरीदी मैंने। द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और उसको ही लगकर ये जो है द नेचर ऑफ पर्सनल रियालिटी। तुम्ही हे बघाल, प्लास्टिकचं कव्हर आहे, हे असं प्लास्टिकचं कव्हर कोण घालतं? आपल्या मॅडम घालतात। मॅडम. और अच्छा, तभी ना अमेजोन था, ना इंटरनेट था, अभी ये विकसित नहीं हुआ था यहाँ पे। और सर और मैम जा रहे थे यूएस अपने बेटी के यहाँ, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप ये 2 किताबें मेरे लिए ले आना, इंडिया में मिलती नहीं है, आप वहां से ले आओ, और मैं आपको आने के बाद पेमेंट दे दूंगी। और बड़े प्यार से वो ले आए, और उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं लिए, बोले ये हमारी तरफ से गिफ्ट आपको।
So that is a very fond memory of mine, that I'm very grateful to them that they got these books for me उस समय पे, जब इंडियन एडिशंस और अमेजोन सर्विसेज, अमेजोन जैसी बुक सर्विसेज नहीं थी। सो यस, ये तब की बात है, और तब मैंने ये किताब पढ़ी है। उसके बाद में हमारे घर पे हमारा ग्रुप बन गया और हमने किताबें पढ़ना शुरू किया। द सीक्रेट, ये वो पढ़ते 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 एक दिन मैंने ये किताब भी पढ़ी। लेकिन उस ग्रुप में आप में से कोई नहीं था। वो सारा ग्रुप नेल्सन। जो थे वो लोग सब अभी यहाँ वहां बिखर गए, और आप लोग का ग्रुप धीरे धीरे फॉर्म होने लगा। सो ऑडियंस बदलता गया, और मैं हूँ यहीं पे, और किताबें भी है यहीं पे। ते योगी कथामृत मध्ये सुद्धा त्यांचे गुरु येऊन त्यांना सांगतात ना, करेक्ट, शरीर सोडल्यानंतर. करेक्ट. तर ते श्रुती म्हणतो ना आपण त्याला. हो. हाँ, तो शैलजा शेथ एक समझ लो श्रुति है एक प्रकार की, Right. जो श्रुति जेन रॉबर्ट्स को हुई। And that's what I was saying. I was about to say that same thing as Krishna has told in Bhagavad Correct. Gita. Correct. So Same. always there are masters around us who are very eager to give us wisdom, you know, but our fear blocks them. All right, always be open to receiving wisdom, and masters are always there. एक तो वो हमारा जो पर्सनल एंजल होता है, हमारा प्रोटेक्टर, वो तो हमेशा हमारे साथ होता है। हम उसे पहचानते नहीं, पर वो हमारे साथ, एक रामा और एक मारा, ये दोनों हमारे साथ होते हैं ऑल द टाइम। इजंट दैट ट्रू? है ना? Ma'am, I'll take a call. I'm getting a call. ओके, बाय, सी यू। और फ्रेंड्स, हमारे लिए भी टाइम अप है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ऑलराइट, यस रश्मि, थैंक यू सो मच। Okay, bye friends, I'll see you tomorrow.